नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। माइंड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी, पिछली क्लास में बात की थी क्या, व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में हमने पूर्णतया पढ़ लिया है। अब आज हम जो बात करेंगे वो संधि का जो तीसरा प्रकार है, संधि का तीसरा प्रकार कौन सा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में मैंने आपको क्या बताया था, पहले जब संधि शुरू की थी हमने, सबसे पहले तो एक प्रारूप हमने बनाया था क्या, कि स्वर के साथ स्वर का योग, ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन का योग हो, या व्यंजन के साथ स्वर का योग हो, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो, ठीक है। और विसर्ग के साथ स्वर का योग हो, और विसर्ग के साथ, एक बार आपको पुनः स्मरण दिलाने के लिए यह सब बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। व्यंजन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैंने बताया था। इसमें क्या बताया था मैंने कि जो स्वर संधि है उसकी स्थिति केवल क्या होगी, यही स्वर संधि, केवल स्वर के साथ स्वर का योग हो तो ही संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी, ठीक है। और ये जो तीन रूप मैंने बताए थे, ठीक है, तो ये तीनों किसके बताए थे मैंने, व्यंजन संधि की, ठीक है। चाहे स्वर के साथ व्यंजन का योग हो, या व्यंजन के साथ स्वर का योग हो, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो, संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि, ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, प्रथम पद हमेशा क्या होगा, विसर्गी होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण के रूप में क्या होगा, केवल विसर्ग होगा। और विसर्ग किन के कौन से वर्णों के साथ लगता है? वर्ण कितने प्रकार के बताए थे मैंने? वर्ण बताए थे दो प्रकार के, व्यंजन और स्वर, स्वर और व्यंजन, सॉरी, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार थे। अब विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग किसके साथ लगता है? अरे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आहा बोलते हैं, ठीक है ना, इसके साथ लगता है। तो ये क्या है, स्वर है ना। तो हमेशा और हमेशा ये याद रखना कि विसर्ग केवल और केवल स्वर वर्णों के साथ ही लगता है। यानी स्वर वर्ण का मतलब है कि जो वर्ण क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं हमेशा, ठीक है ना। आधे न हो, आधे का मतलब हो गया हलंत, हलंत वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर यही मैं पूरा हो तो इसके आगे क्या लग सकता है, विसर्ग लग सकता है। लेकिन हलंत किया हो, आधा हो, तो उसके साथ विसर्ग कभी नहीं लगता, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो ये जो दोनों स्थितियां बनती है वो किस संधि में, विसर्ग संधि में। तो आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो इन दो स्थितियों के बारे में रहेगी, क्या, कि विसर्ग के साथ यदि स्वर का योग हो, ठीक है, या फिर विसर्ग के साथ किसका योग हो, व्यंजन का योग हो, तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और किस प्रकार होगी ये अपन बात करते हैं। अब विसर्ग संधि में नियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक ट्रिक होती है, क्या, छोटी सी सूत्र मान लो आप, ठीक है, कि कोई से भी 11 स्वरों में से कोई सा भी हो, ठीक है, उनके साथ क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, ठीक है। और फिर योग चिन्ह के बाद कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण। अब वर्ण का मतलब क्या हो गया, स्वर कितने, 11, और व्यंजन कितने हो गए, 33, यानी कुल 44 हो गए, ठीक है। अब इन 44 वर्णों में से कोई सा भी हो सकता है, यानी 11 स्वर, स्वर 11 कौन से, अ,
आ, हस्व ई, दीर्घ ई, ठीक है, हस्व उ, दीर्घ उ, और री, ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये है। इनके साथ अगर विसर्ग आए और आगे कोई सा भी 44 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, तो यहां पे क्या होगा, विसर्ग संधि होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखिए कि यदि शब्द में लिख लीजिए कि यदि शब्द में क्या हो कि प्रथम पद में अंतिम वर्ण, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, ठीक है ना, अंतिम वर्ण कौन सा होगा, पक्का ही क्या होगा, स्वर सहित होगा, ठीक है ना, अंतिम वर्ण के साथ विसर्ग, ठीक है ना, विसर्ग होगा, ये ध्यान रखना, विसर्ग होगा। और तथा क्या होना चाहिए, योग चिन्ह के बाद, योग चिन्ह के बाद वाले पद का प्रथम वर्ण कोई भी वर्ण हो, स्वर हो या व्यंजन, उससे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना, स्वर हो, कोई भी वर्ण हो, तो क्या होगा, तो वहां पे संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, तो वहां विसर्ग संधि होगी, यह कन्फर्म ध्यान रखना। यानी योग चिन्ह से पहले अगर विसर्ग आ जाए तो संधि कौन सी होनी है, विसर्ग संधि होनी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, विसर्ग संधि होगी। ये तो हमारी परिभाषा, ठीक है। अब बात करते हैं नियम की। नियम की बात क्या है कि अगर 11 स्वर है, ठीक है, स्वर कितने हो गए, 11, इनके साथ क्या लगा हुआ है, विसर्ग, यहां क्या हो, कोई भी वर्ण यानी स्वर भी हो सकता है कोई सा और व्यंजन भी हो सकता है। बदलाव कहां होगा, बदलाव केवल और केवल कहां होगा, विसर्ग में, ठीक है ना, बदलाव कहां होगा, विसर्ग के स्थान पर, ठीक है ना, विसर्ग वाले जगह पे क्या होगा, बदलाव होगा हमेशा, ठीक है ना। अब बदलाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये अपन बात करेंगे, और अपन अपनी सरलता यानी पढ़ना अध्ययन करने की सरलता के अनुसार इसे क्या करेंगे, 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। संधि, विसर्ग संधि को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो किसका, कि विसर्ग का किसके साथ, अघोष वर्णों के साथ, ठीक है ना। 2 प्रकारों में अपन अपनी अध्ययन की सरलता के लिए करें, यहां कोई नियम को नहीं है, ना कहीं इस प्रकार से किसी व्याकरणकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन आपको याद रहे इसलिए क्या करूं मैं, 2 विसर्ग संधि को 2 भागों में आपको पढ़ाऊंगा। पहला क्या होगा, विसर्ग संधि को 2 भागों में किस प्रकार पढ़ाऊंगा कि विसर्ग, ठीक है, योग, अघोष विसर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना, खुला विसर्ग लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, स्वर कोई सा ना कोई सा स्वर, 11 में से कोई सा ना कोई सा स्वर जरूर होगा। ये तो हमारा पहला प्रकार, ठीक है। यहां क्या होंगे, अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण की बात करते हैं तो आपको वर्ण विचार याद कर लेना चाहिए कि क्या होगा अघोष वर्ण में। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, अरे अघोष और सहघोष, अघोष और सहघोष, यह आपको याद होना चाहिए, भूलो नहीं। अघोष का मतलब क्या होता है,
एगोस का मतलब होता है पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, तथा तीनों सा, ठीक है, ये हलन तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तीनों से। अब सैगोस की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा तो है ही है। फिर यरलव, या र ल व और है, ठीक है, और क्या होंगे, सभी स्वर, ये होते हैं सहघोष। ये ध्यान रखना, सहघोष वर्णों की बात की जाए तो कितने होंगे, 5 3 15 और 5 15 और 5 20, 20 और सभी स्वर कितने होते हैं, 11, तो 20 और 11 31, तो सभी वर्णों की बात की जाए तो 31 होंगे। अगर व्यंजन की बात की जाए कि सघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो ये सघोष जो स्वर होते हैं वो घटा दिए जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे अघोष वर्ण का नाम लिया, अघोष वर्ण का मतलब है कि पहला, दूसरा और स तीनों स, ठीक है, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स। अब सघोष की बात करें तो सघोष वर्ण की बात करेंगे तो इसमें क्या होंगे, सारे के सारे स्वर भी शामिल हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, इधर स्वर के साथ क्या होगा, विसर्ग तो होगा ही, ठीक है ना, स्वर के साथ विसर्ग, और स्वर के साथ विसर्ग होगा, और इधर क्या हो, सघोष वर्ण, ठीक है, सघोष वर्ण यानी इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अब परिवर्तन क्या होगा ये देखना है, तो सबसे पहले अपन लेंगे किसका, एगोस के योग वाला नियम, ठीक है ना, सबसे पहले अपन इसको लेते हैं एगोस का नियम, ठीक है, तो ये अपना है स्वर और विसर्ग, ठीक है ना, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ ही लगेगा, ये ध्यान रखना, कोई भी स्वर हो सकता है यहां पे, और इधर एगोस वर्ण, ठीक है, इधर कोई सा भी एगोस वर्ण हो सकता है। तो अब एगोस कौन कौन से होते हैं वो एक बार याद कर लीजिए आप। एगोस वर्ण कौन कौन से होते हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ठीक है, ये तो होती हैं। अब बात करते हैं कि जो उच्चारण स्थान है, अपने उच्चारण स्थान के अनुसार ये तो क्या होते हैं, कंठ्य, ये क्या होते हैं, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में एक स भी आता है, कौन सा, नहीं सॉरी, ये होता है तालव्य, तालव्य होते हैं, 2 नंबर पे तालव्य, तो तालव्य स इसमें शामिल होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तालव्य, और इसमें दूसरा स शामिल कर दिया जाएगा, तो ये सारे तीनों वर्ण कौन से होंगे, मूर्धन्य, 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 और फिर बात करते हैं किसकी, दंत्य। अब जो पा और फ कौन से होते हैं, ओष्ठ्य वर्ण, ये होते हैं ओष्ठ्य वर्ण, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो ये क्या है, क ख, अरे ये तीनों सह क्यों लिए, यहाँ पे तीनों सह शामिल है एगोस में, इसलिए मैंने ये तीनों सह साथ में लिए, ठीक है, तो जो क ख वो कंठ होगा, और ये तीनों क्या होंगे, तालव्य, और ये तीनों टा, ठ और श, षटकोण वाला आपके, जिसे षटकोण बोलते हैं, ठीक है ना, तो स, ये क्या होगा, मूर्धन्य, और फिर ये तीनों दंत्य, और ये 2 वर्ण ओष्ठ्य, इस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं इधर वापस, तो इधर बात करते हैं, तो पहला नियम अपना निकल के आता है क्या, कि कोई भी स्वर हो, अब याद रखना आपको, ठीक है ना, अब लिखूंगा नहीं मैं बार बार, अब सीधा नियम लिखूंगा और नियम की बात की जाएगी, ठीक है। तो पहला नियम अपना क्या है, पहला नियम है कि कोई भी स्वर हो, नियम संख्या फर्स्ट
एक, इसमें क्या होगा कि कोई भी स्वर के साथ क्या हो, विसर्ग हो। ठीक है, आगे क्या हो, आगे हो च, छ और श। सबसे पहले अपन लेंगे किसको, जो तालव्य है ना, तालव्य वर्ण को लेंगे सबसे पहले। ठीक है, च, छ और श। अरे पहले इनको कंठे को क्यों नहीं लिया जा रहा है, कंठे वर्णों के आगे एक दो नियम एक साथ आएंगे, उनके साथ अपन पढ़ेंगे। अब अगर ये तालव्य वर्ण हो, तालव्य, इनको बोल सकते हो आप तालव्य वर्ण, या बोल सकते हो आप क्या, इनको बोल सकते हो कैसे, ये कौन से व्यंजन है, अरे व्यंजन कौन से हैं ये, अघोष, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। ठीक है, अब इनका यदि इस प्रकार से कोई योग हो तो परिवर्तन कहां होगा, परिवर्तन होगा विसर्ग के स्थान पे, स्वर का, स्वर के साथ विसर्ग लगा होगा, और विसर्ग के स्थान पे क्या परिवर्तन होगा कि ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग तालव्य स में बदल जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य। ठीक है ना, तालव्य स में, या फिर सकार, सकार आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग लगाओ और योग चिन्ह के बाद च, छ और क्या हो, तालव्य श हो, या फिर ये तीनों तालव्य वर्णों में से कोई सा एक हो, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग अपने ही विसर्ग के स्थान पर तालव्य स का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। ये तो है अपना नियम। अब तालव्य स है, इस तालव्य स का क्या होगा, किस प्रकार होगा, देख लिए, जो अपन शब्द लेते हैं एक अंतश चेतना, अंतश चेतना। ठीक है, इसका करते हैं अपन संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद की बात आती है, तो संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, अंता धन चेतना। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो क्या है, स्वर नहीं है, स्वर कैसे नहीं है, देखिए आगे, ये क्या है, अ आधा न है, तो न को क्या कर दिया, हलंत कर दिया, फिर त लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस तय को हलंत कर देंगे, तय को हलंत कर देंगे, तय को हलंत करेंगे तो इसको आधा लिख देंगे अपन, जरूरी नहीं है दोनों को हलंत करें, समझ में आना चाहिए, हलंत ये भी हलंत ही है अपने आप में। अब तय को हलंत किया तो बाहर क्या आया, अ। अब विसर्ग किसके साथ लगे हुए हैं, इस अ के साथ लगे, इस तय में से अ निकला ना उसके। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, जो लिखा हुआ है वो चेतना, शब्द क्या है आगे का, चेतना। अब देखिए इसमें क्या है, अ के साथ विसर्ग लगा हुआ है ना, क्योंकि अ इसमें से निकला है, स्वतंत्र रूप से नहीं दिख रहा था लेकिन वर्ण में छिपा हुआ था। अब इसको अ को बाहर निकाल लिया। अब परिवर्तन क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पे मैंने कहा था ना बदलाव होगा, क्या होगा कि जो तालव्य सकार है वो आदेश हो जाएगा। अब तालव्य सकार आदेश हो रहा है तो आधा वर्ण होगा हमेशा परिवर्तन, जब मैंने कहा था ना कि संधि में परिवर्तित होंगे तो वो आधे वर्ण के रूप में ही आएगा, आधे वर्ण के रूप में आया तो अब शब्द क्या बना, अंत। ठीक है, अब तय है, इस तय में हलंत क्या, ये जो अस्वतंत्र है, अस्वतंत्र, तो इस हलंत तय वाले में अ क्या करेगा, जुड़ रहा है, फिर जो श है वो श हलंत लिख दिया, फिर जो शब्द चेतना, चेतना लिख दिया। अब देखिए अब क्या है कि अंत, तो अंत लिख दिया है जैसे जैसे। अब इस स को यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है तो फिर इसको क्या करेंगे, आधा ही लिखेंगे, फिर जो शेष शब्द बचा हुआ वो लिख देंगे अंतश चेतना। इसी प्रकार ये होता है, ये देख लो कैसे कैसे हुआ, अंतादन चेतना मैंने बताया था, संधि विच्छेद हुआ। ठीक है, फिर अंत, इस तय में से क्या किया अपन ने, स्वर निकाला, स्वर निकाला तो ये स्वर के साथ लगा हुआ यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, फिर चेतना शब्द हो गया। अब जो विसर्ग है उसके जगह स्थान पे क्या आदेश हो गया, तालव्य सकार आदेश हो गया, तालव्य स आदेश हो गया, तो अंता धन स, तालव्य स लिख दिया, फिर चेतना। अब श है उसको आगे स्वतंत्र स्वर नहीं मिल रहा, स्वर नहीं मिल रहा है तो वो आधा का आधा रहेगा, तो अंत लिख के आधा श लिख दिया,
फिर जो चेतना शब्द है वो चेतना शब्द हमने लिख दिया। अब एक शब्द होता है अंतश्चक्षु, अंतश्चक्षु। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द संधि विच्छेद के रूप में क्या आएगा, अंतः धन चक्षु, अंतः धन चक्षु। ठीक है, अब अंतः धन चक्षु की बात करते हैं तो अंत। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरह में से स्वर निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे स्वर कौन सा है। तो स्वर निकाला क्या, आ, यहाँ पे आ की मात्रा होती तो आ जाता, ए की मात्रा हो जाती तो ई आ जाता, ऊ की मात्रा होती तो ऊ आ जाता, ओ की मात्रा होती तो ओ, औ की होती तो औ, और री की मात्रा होती तो री भी आ सकती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या है, आगे जो वैसे जैसे का जैसा लिखना है, कुछ ही परिवर्तन हमें नहीं करना। अब देखिए, अब हो क्या रहा है, परिवर्तन कहां हो रहा है, यहाँ पे आ क्या रहा है, आगे चार है, तो यहाँ पे चार है ना, तो च छ श इनमें से कोई सा ही हो, तो यहाँ पे क्या करना है, इस विसर्ग को किस में बदलना है, तालव्य सकार में। ठीक है, तालव्य सकार में बदल दिया। अब क्या करना है, इस ए को इसमें मिला दिया तो शब्द क्या बन गया, अंत। अरे ए हलंत तय में मिल जाएगा तो तय पूरा हो जाएगा, तो हलंत हटा दिया ना, हटा दिया। अब जो चक्षु शब्द है वो चक्षु शब्द लिख दीजिए, चक्षु शब्द लिख दिया। अब देखिए इसका योग करिए, अंत श को आगे स्वतंत्र स्वर नहीं मिल रहा तो आधा लिख देंगे, फिर जो शब्द लिखा हुआ है चक्षु वो लिख देंगे, तो ये शब्द क्या बना आपका, अंतश चक्षु। ठीक है, इस प्रकार एक आप निशुल्क की बात कर सकते हो, और विश्वास, निशंक और निशुल्क ये एक अपवाद के रूप में है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, निश्वास निशुल्क कैसे होता है, निशुल्क कैसे होता है वो देखिए। एक शब्द है निशुल्क, यह है निशुल्क। अब आप कहोगे सर हमने तो ऐसा ही पढ़ा है, निहादन शुल्क, जो क्या है अशुद्ध है, ये ध्यान रखना। निशुल्क ऐसे नहीं होता है हमेशा, कैसे नहीं होता है वो मैं बताऊंगा, क्यों नहीं होता है वो भी देखते हैं। आइए इसके आप करिए क्या, संधि विच्छेद करिए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निहा धन शुल्क, ये कर दिया मैंने, निहा धन शुल्क। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें क्या किया था, वो जो शब्द बन रहा था निशुल्क, ये जो बन रहा था इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, प्रकृति भाव संधि हो गई। यहाँ पे प्रकृति भाव मतलब जैसे है वैसे का वैसा लिख देना, कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, ये प्रकृति भाव हो गई। लेकिन प्रकृति भाव कैसे नहीं होती, यहाँ पे ये नियम लग रहा है ना, कौन सा, कि विसर्ग के बाद स्वर कौन सा है, ई। देखिए कैसे हुआ, ई न को हलंत करके क्या निकाला, स्वर निकाला, तो स्वर क्या निकल गया, हस्व ई। हस्व ई के साथ क्या लगा हुआ, विसर्ग, और आगे क्या है, स। ठीक है, स को हलंत करके आप इधर आगे ये भी निकाल सकते हो। अब आपको पता चलेगा अच्छे से कि स यहाँ पे क्या है, निकल रहा है। तो यहाँ पे नियम में क्या दे रखा है कि छ या स कोई सा भी हो सकता है विसर्ग के साथ, तो स हो रहा है, स कौन सा है, तालव्य। ठीक है, अब क्या करना है, बदलाव क्या होगा, इस प्रकार अगर कोई नियम लग रहा हो तो बदलाव क्या होता है, बदलाव यही होता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, तालव्य सकार आ जाएगा, तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। तो तालव्य सकार आदेश हो गया, तालव्य सकार आदेश हो गया तो फिर लिखिए क्या, न मात्रा लगी ई की, तो न पूरा हो गया, ये ई की मात्रा लग गई। अब क्या बचा है, श को आगे स्वतंत्र स्वर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे वाला सही क्या है, आधा है, स्वर निकल के हमेशा आगे चला जाता है, पीछे नहीं आता है, ये ध्यान रखना, आगे चला जाता है। तो इस श को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये आधा का आधा रहेगा। अब बात करते हैं इस स की, तो ये स अपने आगे से क्या ले लेगा, स्वर ले लेगा, तो स्वर ले लेगा तो फिर मात्रा लगी सु की, फिर जो बचा हुआ है आधा ल और का,
तो शब्द क्या बन गया, निःशुल्क। ठीक है ना, तो ये होता है एकदम शुद्ध। ठीक है ना, वो जो लिखा जाता है वो लेखनी की दृष्टि से क्या होता है, अशुद्ध होता है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ठीक है, अब एक शब्द होता है निश्वास। निश्वास, ठीक है, निश्वास। ठीक है ना, अब निश्वास में क्या होता है, निश्वास इस प्रकार से, एक होता है निश्वास, ठीक है, और एक होता है निस्दन श्वास, निश्वास। ठीक है ना, इसमें होता है। अब ये देखो यहां पे क्या है, स पूरा है। ठीक है, यहां पे क्या है, स आधा है लेकिन विसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, स आधा है और यहाँ पे भी क्या है, आधा है। अब इनमें से शुद्ध कौन सा है, शुद्ध होता है हमेशा ये वाला। ये दोनों क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं, ये ध्यान रखना। अब अशुद्ध होते हैं और शुद्ध होता है ये, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें इस नियम के अनुसार संधि करनी पड़ेगी, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद करना पड़ेगा तो लिखिए निश्वास। अरे श्वास होता है, श्वास में स आधा होता है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब निह दन श्वास शब्द बना ये। अब कैसे, नए में क्या है, ई जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ई को निकाल लिया। विसर्ग किसके साथ लगा हुआ है, ई स्वर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, लिख दिया। फिर श्वास शब्द है, वो स का स अलंत करके लिख दिया। फिर जो बचा हुआ वो वास इधर लिख दिया आपने। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया इसका शाब्दिक विच्छेद। ठीक है, अब देखिए ये जो विसर्ग है वो विसर्ग किस में बदल जाएगा, यहाँ पे नियमानुसार ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य सकार में बदल जाएगा। तो तालव्य सकार में बदल गया। अब क्या होगा, ये नी न आधा है, इसके आगे क्या हो रहा है, इसको स्वतंत्र स्वर मिल रहा है, तो ये नी क्या करेगी, स्वतंत्र स्वर ले लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये स, इसको आगे क्या मिल रहा है, स्वर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे वाला वर्ण स्वयं क्या है, आधा है, तो ये स आएगा। अब इस स को आगे देखिए, स्वर मिल रहा है क्या, इसको भी आगे स्वर नहीं मिल रहा, तो यही क्या होगा, हलंत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शब्द है लिख देंगे वास। अब शब्द क्या बना, नी आधा है तो आधा लिख दिया। ठीक है, फिर अगले वाला सॉरी आधा है तो आधा लिख दिया, अगले वाला स भी आधा है, आधा लिख दिया। बचा क्या, निश्वास। शुद्ध शब्द क्या होता है, निश्वास। और मैंने ये जगह क्यों छोड़ी है पता है ना, मैंने बताया था जो ऊपर से गुंडी वाले शब्द होते हैं, गुंडी वाले वर्ण होते हैं, उन गुंडी वाले वर्णों के ऊपर से क्या नहीं निकलती, कभी शिरोरेखा नहीं गुजरती। शिरोरेखा नहीं गुजरने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ण आता है कौन सा, एक तो अपना सबसे पहले होता है ध, ठीक है, फिर भ, ठीक है, फिर थ होता है, ठीक है, और श होता है, श होता है, एक होता है क्ष होता है, ठीक है, एक होता है श्र होता है। इनके ऊपर से क्या कभी शिरोरेखा नहीं गुजरती, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। इन मुंडे वाले शब्दों से पहले ऊपर से कभी शिरोरेखा नहीं गुजरती, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, विसर्ग संधि का पहला नियम कौन सा था कि किसी भी स्वर के साथ अघोष वर्णों का नियम तो था, उसमें अपन ने पहला नियम पढ़ा अभी अघोष नियम वालों, अघोष वर्णों वालों में, सघोष वर्णों की बात करेंगे हम आगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।